Hello viewers, I am Ashfaq Ahmed and you are watching Education Online with Ishfaq Ahmed. This is the third video of problem solving series for motion. Let's start to solve the problems. Problem number 10 जो कि हमें बता रहा है कि दो मास ऑब्जेक्ट्स हैं, एक M1 है 4.5 kg और दूसरा M2 है जो कि 10.2 kg है। दोनों को हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है और स्ट्रिंग को फ्रिक्शनलेस पुली से हमने क्रॉस करवाया। 10.2 kg मास इज प्रेजेंट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जबकि जो 4.5 kg है वो वर्टिकली हैंग्ड है। अब इस कंडीशन में हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दूसरा टेंशन, कि उसमें टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। एडिशनली वी हैव टू डिटरमाइन द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस एज वेल, कि जो सरफेस उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा वो क्या होगा सेकेंड बॉडी के ऊपर। तो एक्सेलरेशन फॉर सच सिस्टम, वो सिस्टम हमने यहाँ इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये मास 2 है, ये मास 1 है। इस कंडीशन में हमें एक्सेलरेशन जो मिलती है वो मिलती है m1g/m1 + m2। तो सिंपली हमने जो वैल्यूज़ हैं मासेस के वो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 9.8 ली जाती है वो हमने सब्सटीट्यूट किए। 4.5 × 9.8 डिवाइडेड बाय 4.5 + 10.2, तो ये हमें आंसर मिल गया 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस सिस्टम। टेंशन के लिए क्वेश्चन होती है ऐसे सिस्टम के लिए m1 × m2 × g डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो यहाँ पे भी हमने सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, मास 1 मास 2 g मास 1 मास 2। तो कैलकुलेशन के बाद हमें टेंशन की वैल्यू मिल गई 30.6 न्यूटन, जो कि टेंशन स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम देखें तो व्हेन एवर अ बॉडी इज प्रेजेंट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस कंडीशन में वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन आर इक्वल। सो नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिटन एज वेट मींस mg। तो mg को हमने लिखा m 10.2 kg और जो हमारे पास g की वैल्यू है वो 9.8। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल गया 99.96 मींस अप्रोक्सीमेटली 100 न्यूटन is the normal reaction exerted by the surface on mass 2. So this is the problem number 10. अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 पे, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि देयर इज अ बुलेट दैट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। बुलेट का जो मास है वो है 100 ग्राम मीन 0.1 kg। जो गन का मास है वो है 10 kg। बुलेट की जो स्पीड है दैट इज 1000 मीटर/सेकेंड। हमें गन की स्पीड, रिकॉइल स्पीड मालूम करनी है कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसे स्पीड मिलेगी, रिकॉइल स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो इस पर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आर सेम। तो बिफोर कोलिजन कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, ना बुलेट मूव कर रही है ना गन, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 हो गया। आफ्टर कोलिजन मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द गन। इसे रीअरेंज किया तो mg/vg = -mb/vb। यहाँ पे b का जो टैग है वो बुलेट के लिए और g का टैग गन के लिए। तो vg = -mb/vb/mg। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। mb की वैल्यू हमें मिली हुई है 0.1 kg मींस 10⁻⁻1 और स्पीड है 1000 मींस 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन है 10 kg। तो ये हमने जब सॉल्व किया हमें गन की जो रिकॉइल स्पीड है दैट इज -10 मीटर/सेकेंड। तो जो माइनस है दैट इज इंडिकेटिंग रिकॉइल स्पीड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 11। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 12 कह रहा है कि एक हमारे पास ब्लॉक है जो कि 10 kg का है, जिसको हमने कैपिटल M से लिखा। एक बुलेट है जो कि 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में, 5 × 10⁻⁻2 किलोग्राम।
अब वो जो बुलेट है उसको हम फायर कर रहे हैं, फायर की यहाँ से इस पॉइंट से सपोज करते हैं कि फायर करते हैं, उस वक्त जब फायर नहीं किया तब ब्लॉक इस कंडीशन में है और बुलेट यहाँ पे है। जैसे बुलेट को फायर किया, बुलेट जाके इसमें पेनिट्रेट हो गई और इसी के अंदर रह गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है वो इस तरह से ओसिलेट होना शुरू हो गया। जब ओसिलेट होना शुरू हो गया तो उसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ हाइट पे जा रहा है। जो हाइट पे जा रहा है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है, मीन्स 10 की पावर -1 मीटर। तो ये हमें मिला कि यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है, ये इतनी हाइट कवर कर रहा है। जब ये ओसिलेटिंग सिस्टम हो गया तो यहाँ पे ये ओसिलेट करना शुरू हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये जो मीन पॉइंट है, एट दिस पॉइंट the kinetic energy will be maximum, at this point potential energy will be maximum, but the amount of both at mean and extreme points will be equal। यहाँ पे काइनेटिक की वैल्यू और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। ये हमें जो ओसिलेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए कंडीशन मिलती है। तो ये चीज़ हम यूटिलाइज करेंगे। हमें हमसे पूछा क्या गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिटरमाइन करें कि किस वेलोसिटी के साथ बुलेट आके इसके साथ टकरा रही है। और ये हमने स्मॉल वी आई लिखा है बुलेट के लिए, कैपिटल वी आई लिखा है ब्लॉक के लिए। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है तो इस वजह से कैपिटल वी आई 0 हो गया। तो ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ कंबाइंड सिस्टम, क्योंकि कोलिजन के बाद मास और बुलेट एक ही सिस्टम बन जाता है। ये उस सिस्टम का टोटल मास है, ये उस सिस्टम की स्पीड है। तो यहाँ पे हमने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मास ऑफ बुलेट ये आ गया, स्पीड ऑफ बुलेट डिटरमाइन करनी है, मास ऑफ ब्लॉक और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, मास ऑफ बुलेट मास ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास वी आई की वैल्यू आ गई 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05 इनटू वी। अब अगर हमें वी की वैल्यू मिल जाए देन वी कैन फाइंड आउट द फाइनल सॉल्यूशन। तो वी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने वो बात जो पहले की कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेन पॉइंट पे इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो हमने वही कंडीशन अप्लाई की कि दोनों की अमाउंट इक्वल होगी, हाफ mv² इक्वल टू mgh। तो m कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है v² इज इक्वल टू 2gh। तो हमें v चाहिए, तो v के लिए अंडर रेडिकल इस तरफ आ जाएगा, 2 इंटू जी की वैल्यू, h की वैल्यू। तो स्पीड हमारे पास मिल गई 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब यही वैल्यू स्पीड की हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये 10.05 सेम है, 0.05 डिनोमिनेटर में सेम है, मल्टीप्लिकेशन में v की वैल्यू। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है vi इक्वल टू 281.4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 12 in which we have determined the speed of bullet with which it strikes with the block। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ, जिसमें हमें बताया गया कि एक गन है that fires 10 bullets per second, एक सेकंड के अंदर 10 बुलेट्स फायर कर रही है और जो मास है बुलेट का वो 10 ग्राम है। उसके साथ साथ बुलेट की वेलोसिटी है 1500 मीटर पर सेकंड, ये उसकी वेलोसिटी है। आपको ये बताना है कि उस गन को होल्ड करने के लिए, उसको काबू रखने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो फोर्स हमें मालूम करनी है। हमें ये यहाँ से पता चलता है कि बुलेट जब फायर होगी तो उसकी स्पीड ये होगी, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी होगी, और उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सो ये डेटा हमारे पास मौजूद है। हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि बुलेट रेस्ट में है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, फाइनल मोमेंटम अपॉन में टी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल मास कौन सा, मास ऑफ द ऑल बुलेट्स विच आर फायर्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर जो बुलेट्स फायर हो रही हैं, तो वो मास हमने कैपिटल एम से लिख दिया, वी एफ ओवर टी। कैपिटल एम क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ बुलेट्स एंड मास ऑफ ईच बुलेट। तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमारे पास डेटा में मास ऑफ ईच बुलेट है 2 × 10⁻⁻2 kg, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड हमारे पास है 10, और उसके बाद हमारे पास जो वी एफ की वैल्यू है दैट इज 1.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड।
जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई 300 न्यूटन। मीन्स 300 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। अगर 300 न्यूटन से कम वाली फोर्स वाला कोई बंदा होगा वो पीछे जो है ना रिकॉइल हो रहा होगा, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा फोर्स होगी तो भी होल्ड कर सकेगा, लेकिन इसको होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड कितनी है, 300 न्यूटन। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पे। प्रॉब्लम नंबर 14 कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट है जो एक स्लोप के ऊपर जा रहा है, उस स्लोप की एंगल है 30 डिग्री और उसकी स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही उसने पैडलिंग करना बंद की तो पैडलिंग बंद करने की वजह से क्या होगा कि वो जो स्लोप है उसको रिटार्ड कर रहा होगा। तो रिटार्ड होते होते कहीं ना कहीं जाके वो रेस्ट में आ जाएगा, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप ये बताएं कि पैडल स्टॉप करने के बाद रेस्ट में आने तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। तो इसके लिए हमें एक्सेलेरेशन चाहिए। एक्सेलेरेशन इंक्लाइन प्लेन की कितनी है, स्लोप की कितनी है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है g इज इक्वल टू साइन थीटा। जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, साइन थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम होगा, थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि एक्सेलरेशन मौजूद है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मौजूद है। तो s विल बी इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2a। vf 0 है, उसका स्क्वायर भी 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी 3.5 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 12.25 और 2 इंटू ए हो जाएगा -9.8। सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 1.25 मीटर। मतलब वो जो साइक्लिस्ट है जैसे पैडल स्टॉप करेगा तो उसके बाद वो उसके अपने स्टॉप होने तक जो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा दैट इज 1.25 मीटर। ओके जी, अब प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 में जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में बताया गया कि एक कार है जो कि एक स्लोप के ऊपर जा रही है। स्लोप की एंगल कितनी है, 45 डिग्री। कार की स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर दिया। मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन का तरीक़ेकार हमारी लास्ट वीडियो नंबर 2 में जो है मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये हमारे पास जो है वेलोसिटी आ गई। इसका इंजन जो है ना फेल हो जाता है। सपोज करें इंजन जो है वो काम करना बंद हो गया, तो अब ये कार रेस्ट में आने तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। मतलब सिनेरियो यही साइक्लिस्ट वाला है, लेकिन यहाँ पे स्पीड चेंज है और यहाँ पे पैडलिंग स्टॉप नहीं हो रही, यहाँ पे जो इंजन है वो काम करना छोड़ रहा है। तो स्ट्रक्चर वही सेम। हमें इंक्लाइन प्लेन की एक्सेलरेशन मालूम करना होगी। इंक्लाइन प्लेन की एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमने 9.8 इंटू साइन 45 उसका वैल्यू निकाला, तो वो वैल्यू आ गया -6.928 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। एक्सेलरेशन के बाद हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। vf की वैल्यू 0 है, स्क्वायर भी 0। vi की वैल्यू 17.5 है, उसकी स्क्वायर आ गई 306.25 और जो हमारे पास a की वैल्यू है 6.928 है, उसका ट्वाइस आ गया -13.856। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 22.1 मीटर। तो मतलब जो कार है वो स्टॉप होने तक, बिल्कुल रेस्ट में आने तक तकरीबन 22 मीटर जो है वो ट्रेवल कर रही होगी। प्रॉब्लम नंबर 16। अब जब प्रॉब्लम नंबर 16 को सॉल्व करेंगे उसमें बताया गया कि यू हैव टू अटेम्प्ट दी प्रॉब्लम नंबर 15, बट एडिशनल एक चीज़ दी गई है कि आपको यहाँ पे फ्रिक्शनल सरफेस है, फ्रिक्शन मौजूद है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 2000 न्यूटन, और आपको वेट ऑफ द कार भी दिया गया है 19,600 न्यूटन। तो आप वही चीज़ मालूम करें कि अब कितनी जो है डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो चीज़ रेस्ट में आएगी, मीन्स कार रेस्ट में आएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, g sin थीटा माइनस एफ ओवर m, जो कि हम थ्योरी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास g की वैल्यू वही, sin की वैल्यू वही जो हमने यहाँ से निकाली, मैंने डायरेक्ट वही चीज़ रख दी यहाँ पे। g sin थीटा की वैल्यू -6.928 माइनस f फ्रिक्शन है हमारे पास 2000 न्यूटन। तो वेट हमने वेट में से मास निकाला। ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि w इज इक्वल टू mg, m इज इक्वल टू w ओवर g। तो w ओवर g से हमें वैल्यू मिल गया 2000 kg। तो 2000 डिवाइडेड बाय 2000 1 आ जाएगा।
तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा -7.928 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो वही थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो है 17.5, उसका स्क्वायर आ जाएगा 306.25, और अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 7.928 है, उसका ट्वाइस आ जाएगा -15.856। तो जब हमने सॉल्व किया हमारे पास आंसर आ गया 19.3 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। So this is about this video. For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.